नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शपथ ग्रहण के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय के साथ साथ 22 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग के साथ कुछ और महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के हिस्से माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ साथ 3 और अन्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं किसानों की हालत में सुधार का दायित्व यानी कि कृषि विभाग का जिम्मा सूर्य प्रताप शाही को, जबकि सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम और सेवा योजना से जुड़े मामलों का दायित्व संभालेंगे। वहीं रीता बहुगुणा जोशी महिला कल्याण के साथ साथ परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मंत्रियों की क्षमताओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें विभागों का वितरण कर दिया गया है और अब अपने अपने महकमे में बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी मंत्रियों को निभानी। विभागों के बंटवारे के बाद इन सभी मंत्रियों पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती तो है ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को भी सच करना है। क्या रणनीति होगी योगी सरकार की और क्या होनी चाहिए, आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यूपी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यभार सौंपा गया। वहीं अखिलेश की सरकार में लोक निर्माण विभाग का दायित्व संभालने वाले शिवपाल सिंह यादव, जिनके पास ये महकमा था, वो जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। चेतन चौहान को खेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवा योजना विभाग का मंत्री बनाया गया। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की जिम्मेदारी मिली है सिद्धार्थनाथ सिंह को। स्वास्थ्य विभाग सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा गया है, जबकि स्वाति सिंह को महिला कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। आशुतोष टंडन को बेसिक शिक्षा विभाग, जबकि दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाली रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं सूर्य प्रताप सिंह को कृषि और जयप्रकाश सिंह को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजेंद्र प्रताप सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और मुकुट बिहारी वर्मा को सहकारिता विभाग सौंपा गया है, जबकि योगी आदित्यनाथ गृह, खनन, खाद्य सुरक्षा आदि विभाग अपने पास उन्होंने रखे हैं। आदित्यनाथ योगी मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बात कही थी। जहां उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, अब बड़ी चुनौती इन सभी मंत्रियों के सामने है जिन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उन जिम्मेदारियों पर किस तरह से खरा उतरेंगे, क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त नोएडा लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हिलाल भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रामदत्त त्रिपाठी जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार को क्या कुछ रणनीति अख्तियार करनी चाहिए, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। बीके गोस्वामी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, इस पर वो अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। केसी जैन साहब हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। केसी जैन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रामदत्त त्रिपाठी जी मैं आपसे ही करूंगा। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद से ही योगी सरकार एक्शन मोड में तो नजर आने लगी है, अब ये भी जिम्मा सौंप दिया गया है कि किसको किस महकमे की जिम्मेदारी निभानी है। कैसे देख रहे हैं विभाग के वितरण को? देखिए, विभाग के वितरण से एक बात तो साफ हो गई है कि सत्ता का मुख्य केंद्र मुख्यमंत्री यानी आदित्यनाथ योगी जी ही है। पहले ये था कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें किसी को गृह मिल सकता है या और महत्वपूर्ण विभाग। तो ये तो साफ है कि सत्ता के कई केंद्र नहीं बने हैं, क्योंकि उसमें एक शुरू हो जाता है सत्ता संघर्ष। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब काम जहां तक शुरू करने की बात है, तो अभी तक जो काम हुए हैं उनका कोई बहुत ज्यादा नहीं। वो तो एक सुपरफ्लुअस है कि भाई पान गुटखा बंद कर दिया गया है या
संपत्ति का ब्यौरा देंगे, संपत्ति का ब्यौरा तो लोग पहले से ही दे रहे थे। असली जो चुनौती है वो योगी जी के पास और खास करके गृह और पुलिस उनके पास है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारना और जो तमाम मुकदमे पड़े हुए हैं गुंडे बदमाश क्रिमिनल उसमें सजा होना। ये काम बिहार में काफी अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया था और उसी से उनकी छवि सुधरी थी। दूसरा जो तुरंत का काम है कि हमारी गेहूं की सरसों की ये फसल आने वाली है, किसानों के ये जो उपज है उसके खरीद का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे आलू था या धान था, किसानों को उनकी उपज के ठीक दाम नहीं मिलने से गरीबी बहुत गांव में और किसानों में होती है, फिर उसका असर खेतीहर मजदूरों पर पड़ता है। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है। जो युवा हैं बहुत बड़े पैमाने पर जो विकास का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो विकास का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों की क्रय शक्ति हो, लोगों को रोजगार हो तो वो कुछ खरीद सके। आज बाजार में माल तो बहुत है लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। नहीं त्रिपाठी जी, इसके लिए थोड़ा भी वक्त तो देना ही चाहिए सरकार को। और जो मेरा सवाल था वो सवाल ये था कि शपथ ग्रहण के बाद से जिस तरह से एक्शन मोड में अब योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, इस तरह के कुछ पैर नजर आ रहे हैं क्या? चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, बूचड़ खानों को बंद कराने को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, ये संकेत नहीं है क्या? ये कोई एक्शन मोड नहीं। देखिए ये ब्यूरोक्रेसी का अपने आप थोड़ा ओवर जीलस प्रदर्शन होता है। सवाल ये होता है कि भाई एंटी रोमियोस का सड़क में जो भी लड़के कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई बाजार रहा है, उसको रोक करके और परेशान करना, ये मकसद नहीं। मकसद ये होना चाहिए कि अगर वास्तव में किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी हुई है तो उसमें आप एक्शन लीजिए, ना ये कि आप पूरे प्रदेश में लड़कों को या लड़कियों को परेशान करना। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई दूसरी। चलिए ठीक है, आसिफ बकार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के। एक सेकंड जी जी, एक सेकंड जी। ये जो गैर कानूनी तमाम जगहों से पुलिस और नगर निगम दिखा रहे हैं कि साहब हम बूचड़ खाने बंद कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है सबसे पहले उन्हीं अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ये गैर कानूनी थे तो आप कर क्या रहे थे? अचानक से ये नगर निगम और पुलिस जो सक्रिय हो गए, तो ये थोड़ा अति उत्साह में ये सब फर्जी खानापुरी होती है दिखाने के लिए अफसरों की। मूल काम है कि जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने के लिए बजट में काम करें। ठीक है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर क्या वो रणनीति हो सकती है। आसिम बकार साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास ही आता हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमा जिस तरह से अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की जाए या फिर अब आप कंप्लेंट सीधे कीजिए, फौरन FIR भी दर्ज हो रही है, सिंघम दिखा दी गई क्या एक बार फिर? एक कोई एक्टिव मोड नहीं है और एंटी रोमियो स्क्वाड की बात नहीं हो रही है। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप मिलिट्री बना दीजिए, लेकिन टेस्ट तब होगा जब 6 महीने साल भर चल जाएगी सरकार और कहीं कोई बलात्कार नहीं होगा, कहीं कोई डकैती नहीं पड़ेगी, कोई अपहरण, कोई लूट, कोई हत्या नहीं होगी, और अगर होती भी है तो 12 घंटे के अंदर अंदर अपराधी पकड़कर जेल में डाल दिए जाएंगे, तब तो मैं मानूंगा कि चल रही है। अब वो रोमियो स्क्वाड बनाइए या टॉमी स्क्वाड बनाइए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबान से आप कुछ भी कर लीजिए, जबान से आप चांद पे चले जाइए, मंगल ग्रह पे चले जाइए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं सुन रहा था, आपने बात की थी स्लॉटर हाउस की कि वो बंद करी, भाई मेरे बोल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने ये कहा था कि सरकार की शपथ होने के बाद रात में 12 बजे से पहले उत्तर प्रदेश में सभी स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे। आप नहीं बंद कर पाए, सब आपने पहला झूठ साबित कर दिया कि आप मक्कार और फरेबी हैं। सर आप लोग घड़ी लेकर बैठ गए? 2014 फिर से झूठ। माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं आपको। क्या आप लोग घड़ी लेकर बैठे थे क्या कि अगर शपथ ग्रहण के ठीक 12 बजने के बाद ही आप हिसाब मांगना शुरू कर देंगे? थोड़ा मौका तो दीजिए ना सर। सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने मौका मांगा ही नहीं था। आपने कहा था कि ये काम मैं 12 बजे से पहले कर दूंगा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कर दीजिए जी। तो आप तो खुद ही घंटी लेके हिला रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, टन 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 कि साहब मैं बंद कर दूंगा 12 बजे से पहले। आसिम बकार ने कहा या कांग्रेस ने कहा था या सपा वालों ने कहा था, आप तसल्ली रखिए, बंद हो रहे हैं। भैया आप ही तो कह रहे थे मैं बंद कर दूंगा 12 बजे से पहले, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपने बंद नहीं किया। अब आप ये बताइए कि आपने बंद क्यों नहीं किया?
आपकी हिम्मत नहीं है या पावर नहीं है। ठीक है, आप जब कह रहे थे जवाब कि हम गोस्वामी जी से ले अध्यादेश लेते हैं। लाके सब बंद कर देंगे। जी वकार भाई, गोस्वामी साहब से इसका जवाब भी ले लेते हैं ना। गोस्वामी जी, आप लोगों ने तो टाइम लिमिट भी दे दी थी, फिर क्यों वक्त पर अपना वादा पूरा नहीं किया? ये सवाल आसिम वकार साहब का है। खान साहब का सवाल जो है बिल्कुल गलत है। सरकार बनी है, सरकार अपने जन कल्याण संकल्प पत्र के साथ काम करना शुरू किया है। अरे जिस गोस्वामी तरीके साहब, नहीं, मैं ये एक पूछ सेकंड, रहा एक हूं। सेकंड। सर सुन तो लीजिए, नहीं, क्यों एक सेकंड नहीं, नहीं। आप आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 12 बजे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था उस पर कार्रवाई हो रही है। वकार ने तो कहा नहीं था, आप तसल्ली रखिए, तो कहा नहीं था, आप हिलाल तसल्ली नकवी साहब रखिए ने ना। कहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। तो हम तो आपकी बात ही आपसे पूछ रहे हैं। आप कह दिए कि साहब हम झूठ बोले थे, खत्म। नहीं, झूठे तो आप लोग हैं ना, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा था वो पूरा होने जा रहा है, आप इस तरह की क्या बात करते हैं? ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर भाषण में कहा था कि अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे। अवैध बूचड़ खाने से बंद हो रहे हैं। वो जितने भी अवैध बूचड़ खाने ये सपा के राज में थे, बसपा के राज में थे, जो भी थे, वो सब बंद हो रहे हैं। अपने ऑटोमेटिक पुलिस बंद करा रही है, लोग जा रहे हैं। अब इस पे ये क्यों परेशान है? इतना बूचड़ खाने के बारे में इतना वकालत ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, गोस्वामी साहब मैं आपके पास आऊंगा। बूचड़ खाने की वकालत ये क्यों कर वकार रहे साहब मैं आपके हैं? पास भी आऊंगा। एक काम कर लीजिए। जी जी सर सुन तो लीजिए, एक गुजारिश कर दूं आपसे। जी, अब जी, एक काम कर लीजिए, अब अगली बार से जब कोई भाषण चलाइएगा अमित शाह साहब का, तो उसमें एक ये जो सुधार किया गया है अभी गोस्वामी जी द्वारा, ये भी चला दीजिए। देखिए, ऐसा था संकल्प पत्र में साफ लाभ लिखा था कि अवैध वो सब बंद हो गए। जो लाइसेंस वाले हैं वो थोड़े बंद किए जाएंगे। आप लोग गलत बात क्यों रख रहे हो ना? जनता को अब न गुमराह करो ना। ठीक है, चलिए केसी जैन साहब। अक्षय सिंह जी, मैंने आपको देखिए कंफर्म करा दिया। मशीन अब वाले आप देखिए, मैंने आप गोस्वामी साहब से ये मशीन confirm वही करा अवैध दिया। तरीके से और इन्होंने कबूल कर लिया हाँ, कि वो हमारे सब उसमें बंद है कर दिए। संकल्प पत्र में, आप देख लीजिए। ठीक है, यानी केसी उत्तर जैन साहब। प्रदेश की जनता के साथ ठीक है, केसी जैन साहब, जनता तय नहीं, करेगी। आपका प्रदेश की रिएक्शन जनता पहला क्या देख चुकी कि है, सरकार आप को सबको किस जवाब दे रास्ते चुकी पर है। अब आगे बढ़ना चाहिए? अब ठीक है, आप गोस्वामी जी मैं आपके तसल्ली पास आऊंगा। दीजिए, बीजेपी को काम करने गोस्वामी दीजिए। जी, आज मंत्रिमंडल का गठन गोस्वामी हुआ है, जी और सारे आसिम विभाग वकार मिले साहब हैं। पूरा जो चिट्ठा है। संकल्प पत्र की सर घोषणा किया बिल्कुल गया, बेखौफ हमारे रहिए। लोग मंत्री सब आसिम पूरा वकार करने जा रहे साहब, हैं। पूरा चिट्ठा है वादों का। जो जो वादे किए गए थे उन वादों पर हिसाब तो हम मांगेंगे। केसी जैन साहब, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार को अब किस रास्ते पर आगे चलना चाहिए? जैसा खासतौर पर अभी जिक्र त्रिपाठी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए अच्छे जी, जो जिस चीज़ का जिक्र आदरणीय त्रिपाठी जी ने किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड और जितने भी लड़के कॉलेज के सामने निकले, चाहे वो लड़की को छोड़ने उसका भाई ही आया हो, उसका फादर ही आया, उसको पकड़ करके आप चेकिंग करिए, आप पूछताछ करिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान होगी और बिल्कुल काम होना चाहिए। रही बात ये कि अभी समय कितना बीता है और भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस क्या है, तो बिल्कुल पूरा की पूरा हम लोग समय देंगे। 3 महीने 6 महीने हम लोग वॉच करेंगे। उसके बाद में इस सरकार की सफलता और असफलता पर हम लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, अगर जो चीजें होंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही थी, आसिम वकार साहब ने बढ़िया प्रश्न किया कि इनके सारे भाषणों में कहा सारे की सारे यांत्रिक कत्लखाने बंद होंगे। ये लैंग्वेज थी जहां तक हमें जानकारी है। अब वो उसमें ये है कि वो वैध थे या अवैध थे, अवैध बंद होंगे, वैध नहीं बंद होंगे। तो अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको या फिर ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें नकार देगी। अभी से उनको भय सताने लगा इस चीज का, इसलिए ये इस तरीके की उसमें संशोधन कर रहे हैं अपने वक्तव्य में। या फिर जनता ने जो सोच करके जो वायदे के आधार पर वोट दिया, उसमें जनता अभी 2-3 दिन में अपने आप को या फिर जनता ठगा महसूस कर रही है कि हमने क्या कहा, क्या कह के वोट लिया था, अब कह रही है ये नहीं ये होगा। लेकिन फिर भी हम लोग 3 से 6 महीने पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, और उसके बाद में उस पर बिल्कुल अगर सही है तो उसकी हम लोग तारीफ करेंगे, गलत है तो उस पर प्रश्न उठेगा। लेकिन अगर यांत्रिक कत्लखाने बंद होते हैं तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि बहुत अच्छा काम है। इन दोनों विषयों पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बेपटरी कानून व्यवस्था पर, इस पर हमने लंबी बहस की है। ये कोई ना सरकार की शपथ ग्रहण के बात कर रहे हैं, उसके काफी वक्त से हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत करते रहे हैं। और जो अवैध बूचड़ खानों को लेकर कार्रवाई की बात थी कि हम सरकार में आएंगे तो अवैध बूचड़ खाने जो चल रहे हैं, आंकड़े भी तो हम दे रहे थे, 316 ऐसे बूचड़ खाने चिन्हित किए गए थे। अब कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठाना क्या ठीक लगता है? अक्षय देखिए, अभी एक तो
आज ही के दिन जो है सारे मंत्री जो हैं उनको सबको अपने अपने विभाग मिले हैं। निश्चित रूप से विभाग को संभालते हुए काम करते हुए कुछ वक्त लगेगा और काम जो है वो दिखाई देने में निश्चित रूप से वक्त लगता है। 6 महीने का तो वक्त एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि जब कभी भी कोई नई सरकार बनती है तो 6 महीने का वक्त उसको दिया जाता है जिससे कि वो चीजों को समझ सके, चीजों को वो देख सके और उसके साथ वो काम करे। अक्सर क्या हो जाता है, जैसे त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कभी कभी अति उत्साह में आकर के हम वो कार्य करने लग जाते हैं, हम दिखाने के लिए कि नहीं हम पहले दिन से एक्टिव मोड में, हम वो काम करने लग जाते हैं जिससे कि जनता जो है वो परेशान होती है। जी। देखिए ये बात भी अपनी जगह सही है कि जो बात कही गई थी वो कहा गया था कि जितने भी यंत्रीकृत बूचर खाने वो बंद किए जाएंगे, उसके अंदर वैध अवैध की कोई बात नहीं कही गई थी। ये बात सच है। निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार को फिर से ध्यान देना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि यंत्रीकृत वाले की जब बात की थी तो सिर्फ वही वाले जो कि मैकेनाइज्ड हैं वहीं के ऊपर एक्शन होना चाहिए। आप जो है वो लगा एक तरफ से जो है वो काम करना शुरू कर देंगे बगैर अपनी बात को ध्यान में रखे हुए, तो वो निश्चित रूप से वो बात जो है वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मैकेनाइज की बात कही है तो मैकेनाइज लीगल है या इलीगल है, उसके ऊपर सरकार एक मतलब फिर से ध्यान दे, फिर से उसको जाकर के देखे, फिर से अपने शपथ पत्र की ओर ध्यान दे। और हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि हम पूरी तरह से त्रिपाठी जी की इस बात से हैं कि अति उत्साह में आके वो काम हो रहे हैं जिससे जनता परेशान हो रही है। इसको भी देखना होगा सरकार को, इसको भी मॉडरेट करना होगा, इसको भी होगा। हाँ ठीक है, आने में कुछ वक्त लगेगा। अक्सर होता है ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपनी नंबर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे कि उनका नाम जो है पहुंचे और उनको जो है उस जगह के ऊपर पोस्टिंग मिल जाए जहां वो चाहते हैं। तो इसके भी कहेंगे कि सरकार जब अभी यही नहीं तय कर पाई थी अभी तक कि कौन सा मंत्रिमंडल किसके पास है, किस मंत्री को बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, एक हफ्ता भी हुआ नहीं है शपथ ग्रहण किए हुए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। और हाँ, उस तरफ ध्यान आकर्षण जरूर हम कराना ठीक है। चाहेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी, आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं जो अभी हिलाल नकवी साहब ने भी कही है कि परफॉर्मेंस चेक कराने की कहीं ना कहीं अपना ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है कि हम अपने जिम्मेदारी के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं, गंभीर हैं, सिर्फ नंबर बढ़ाने का गेम चल रहा है इस वक्त? यही बात मैंने पहले कही थी कि देखिए 2 तरह के काम होते हैं। एक जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, डेवलपमेंट के काम है, वो जब बजट आएगा महीने 15 दिन में तो हम लोग उसमें देखेंगे कि भाई बजट का क्या डायरेक्शन है। दूसरा होता है रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुधरे। सबसे बड़ी बात है कि भाई रिश्वतखोरी बंद हो सरकारी दफ्तरों में, लोग समय से आए। और जो असली सरकारी आम आदमी के लिए होता है वो होता है तहसील, थाना, ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल, इनका काम सुधरे, लोग अफसर जो है काम करे, लोग परेशान ना हो। और जहां तक कानून व्यवस्था अपराध में है, पहली चीज ये है कि अशांति न हो, दंगा न हो, क्योंकि एक लोगों में भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये सन 90 वगैरह की तरह फिर से उत्तर प्रदेश में 90-92 की तरह कोई दंगा फसाद हो। तो दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। ये भय वाजिब आपको लगता है रामदत्त त्रिपाठी जी? ये जो आपने एक भय की बात कही कि एक तबका है जो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि शायद उनके साथ कुछ अब गलत ना हो, ये डर वास्तव में उनको है या इस तरह उनको डराने के प्रयास भी हुए हैं? नहीं, डराने के प्रयास नहीं। देखिए वाजिब है, क्योंकि जो लोग सत्ता में आए हैं, सत्ता जिनके हाथ में है, वो एक ऐसे आंदोलन के अगुआ रहे हैं जिस आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद, विवादित जो बाबरी मस्जिद है वो गिराई गई, ढहाई गई। और उस समय उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में और शहरों में हमें ध्यान है कि कर्फ्यू लगा था। कानपुर में भीषण दंगे हुए थे, बनारस के लोहता में भीषण दंगे हुए थे। तो वो एक ऐसा इमोटिव मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। तो कर्नलगंज में बहुत बड़े दंगे हुए थे। तो ये लोगों के मन में थोड़ा सा आशंका है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी कसौटी यही होगी। और चूंकि योगी जी की एक अच्छी बात यह है कि गोरखपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय से उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो गोरखपुर में ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन बाहर ये होता है कि भाई चूंकि ये पूरी जो टीम है, तो सबसे बड़ी कसौटी यही होगी कि अशांति न हो और अगर क्राइम होता है तो दंड मिले, क्योंकि सारा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर गया। उसमें खाली सरकार पुलिस की बात नहीं, उसमें कोर्ट को भी तमाम पहल करनी होगी। अगर कोर्ट कम है तो करना पड़ेगा। 20 साल मुकदमे जो है वो सजा ही नहीं होती है। तो ये अगर ठोस काम जब होंगे तब हम देखेंगे। और किसी को ये उम्मीद नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा, लोग साल भर तक भी वेट करेंगे। इसलिए कोई जल्दी नहीं है योगी जी को एक्शन मोड में आने के पहले दिन से। ठीक है, केसी जैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जैन साहब जी, देखिए अच्छा जी,
जो आपने जो प्रश्न किया, जो आदरणीय रामदत्त जी ने जो एक सवाल उठाया कि लोगों के अंदर भय का वातावरण ना व्याप्त हो, और आपने उस पे सवाल उठाया क्या ये सवाल उठ रहा है वास्तव में, तो बिल्कुल उठ रहा है। उठ इसलिए रहा है कि इधर सरकार नहीं बनती है और उधर दूसरी तरफ जो है कुछ जगहों पे बाकायदा पोस्टर लगते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कि आपको शहर छोड़कर जाना होगा, और ये सारी क्लिपें बाकायदा टीवी चैनलों पे भी चढ़ी, प्रिंट मीडिया पे भी ये खबरें आई कि बाकायदा पोस्टर लग गए। तो ये क्या उन पे कितनी कार्रवाई होगी? ये शरारती तत्वों की करतूत नहीं हो सकती? माहौल को बिगाड़ने वाले लोगों का प्रयास नहीं हो सकता जैन साहब? क्या देखिए दंगा भी शरारती तत्व ही कराते हैं। छोटी सी शुरुआत अगर संभाली नहीं गई तो एक बहुत विकराल रूप धारण करती है। चिंगारी का खेल बुरा होता है तो चिंगारी ही पूरा जो है विनाश का कारण बन जाती है। अगर ये शरारती तत्व है तो कौन शरारती तत्व है? उनको पकड़ना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनकी जगह जेल में होनी चाहिए जो ये कह दे कि ऐसे लोग जो है देश छोड़कर चले जाए, शहर छोड़कर चले जाए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? ठीक है गोस्वामी जी, अब जवाब दीजिए। केसी जैन साहब की जो आशंकाएं हैं इसको लेकर सरकार की क्या गंभीरता है? बिल्कुल नहीं, आप तो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे सर वकार साहब मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा मैंने हूँ। कोई गलती कर दी? वकार साहब इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैंने कोई गलती कर दी साहब? वकार साहब पूरा मौका सब है, अफवाह आप लोग है। विपक्ष में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा मौका मिलेगा सर। देखिए ये सब अफवाह है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास के नारे पर उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगा मुक्त प्रदेश होगा। ये जितना भी अफवाह फैला रहे हैं ये सब गलत है। उत्तर प्रदेश के विकास नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जा रहा है। 405 गोस्वामी साहब ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपने चिंता किया तो आपने अपना हस्त देख लिया। आप बहुत चिंतित थे, आप बहुत चिंतित थे और आपने अपना हस्त देख लिया है। और हमने चिंता किया उनके लिए चिंता किया है। हमारे मंत्रिमंडल में मोहसिन भाई जो है मिनिस्टर बनाए गए हैं। आप अपने बारे में चिंता कीजिए, हम लोग किसी जात के बारे में चिंता करते हैं। सर अब नतीजे तो सामने आ चुके हैं, उन पर बातचीत करने से, उन पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होना है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए गोस्वामी साहब? हम आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि वादे हजार हैं और चुनौतियां भी अपार हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे? आसिम वकार साहब गलत बातें आप लोग कर रहे हो। ठीक है आसिम वकार साहब। तो, एक मिनट मैं बोलूं। देखिए अभी बात निकली। आसिम वकार साहब मेरा सवाल यह है कि आप लोग विपक्ष में होने के नाते क्या सुझाव सरकार को देंगे? हालांकि अभी वक्त की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं कि वक्त दिया जाना चाहिए, प्राथमिकताएं क्या है, किस तरह से सरकार को एक एक कदम आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ प्रायोरिटीज आप लोगों ने भी तय की होगी। देखिए हम पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूत और जानदार और शानदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम हर मजलूम की आवाज बनकर उठ रहे हैं। अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि चैनल्स के ऊपर चलाया गया, खबरों में आया, अखबारों में आया, बरेली के गांव का नाम भी आया कि जहां ये लगा दिया गया कि अब सब निकल जाओ यहां छोड़कर। और गोस्वामी जी मानने को तैयार नहीं कह रहे हैं। कैसे मान लूं हमें? आप कोई कैसे कर देता है? तो मैं गया बरेली, बरेली गए, उत्तर प्रदेश की आप लोगों ने दिखाया तो अफवाह कौन फैला रहा है? चैनल फैला रहा है, अखबार फैला रहा है, कौन फैला रहा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अब आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप फिर दंगा फसाद की बात कर। अरे मानव ठीक है गोस्वामी जी, आपके पास आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा सर। सारे सवाल आपसे ही हैं, जवाब आप ही को देना है। आप चिल्लाइएगा तो आपके दुश्मन आपसे ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा बोले। ठीक है त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आसिम वकार आप अपनी बात पूरी तो कीजिए। आपसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग कहेंगे आप अच्छा बोले, तो आप चिल्लाइए। आप लोग इस तरह के अफवाह ना फैलाने की कोशिश कीजिए इतने बड़े चैनल पे कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ उत्तर प्रदेश की विकास की बात कीजिए, भ्रष्टाचार की खत्म करने की बात कीजिए, इस पे आप लोग सहयोग कीजिए। आप विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। आइए उत्तर प्रदेश की विकास की बात करें, क्या करने की जरूरत है ये बताइए। सुन तो लीजिए भाई, आप चिल्लाते चले जा रहे हैं। आपको आप कैसे आदमी हैं? ठीक है वकार साहब अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं जी कि आप सहयोग वाला काम करेंगे तो हम सहयोग करेंगे। सर ये सहयोग के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं आसिम वकार साहब। सर सुन लीजिए, अगर आप तो आप ही लोगों ने तो कहा, बरेली में आप ही लोग कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त देना ठीक है।
सर बिल्कुल, अब सुनिएगा आप मेरी बात। तो अच्छा है जी, क्या आप इन्हीं की भूमिका में आ गए क्या गोस्वामी जी? सर अब ये भी आरोप लगा दीजिए, वकार साहब ये भी आरोप लगा दीजिए। हाँ, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनका उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं, सिर्फ इनका वही काम है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कह सुन लीजिए, त्रिपाठी जी की बात सुन लीजिए, त्रिपाठी जी मेरी की बात बात तो पूरी होने दीजिए। बरेली में पोस्टर लग गए, अब हम उसमें सहयोग कैसे कर दें इनका? कि हम भी उसमें सहयोग कर दें कि हाँ ठीक है, छोड़ दो सब लोग। मैं एक सूचना दूसरी बात ये, मैं हिलाल भाई से बिल्कुल अपने आवाज मिलाता हूँ जी। कि कोई भी सरकार जब नहीं बनती है तो कम से कम 6 महीने तो देखना चाहिए। 6 महीने तक के कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता अच्छे बुरे का काम करने में। नहीं तो डॉक्टर हिलाल नकवी यही तो कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी होगा सरकार पर सवाल उठाना, वो तो यही बात कह रहे हैं। सर अक्षय जी, अब आपने नेताओं को बुलाया है, नेता की बात तो सुन लीजिए। अगर अभी मर्डर हो जाए, मर्डर अभी हो जाए, अभी लूट हो जाए, तो क्या 6 महीने बाद कार्रवाई कीजिएगा? कानून व्यवस्था 24 घंटे में दुरुस्त की जा सकती है। विकास के काम में, प्लानिंग में मैं समझता हूँ 4-6 महीने का टाइम ले लीजिए, 8 महीने का टाइम ले लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, आप करिए काम। लेकिन जो कानून व्यवस्था का मामला है वो 24 आवर आपको फौरन के फौरन ठीक करना होगा। मर्डर अभी अगर होता है उस पर आपको कार्रवाई करना है, लूट होती है उस पर कार्रवाई करना है, यानी कानून व्यवस्था पे नो कम्प्रोमाइज। अगर आप कानून व्यवस्था भी यानी आप मानते हैं कि अब तक कंप्रोमाइज होता रहा वकार साहब, अब तक आप मानते हैं कि कंप्रोमाइज होता रहा कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर? कंप्रोमाइज बिल्कुल 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 मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। केसी जैन साहब, आप लोगों को भी लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सबसे पहले उस पर काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बात हिलाल जी ने कही वही बात हमने पहले भी कही थी। देखिए, 3 से 6 महीने हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद में उस पर कोई टिप्पणी होगी। लेकिन ये कि जो चीज़ हिलाल भाई जो चीज़ कह रहे हैं कि अगर ये है कि सत्ता परिवर्तन की वजह से कुछ लोग अति उत्साह में कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित होना चाहिए सरकार का। ठीक है, त्रिपाठी जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे आसिम वकार साहब की बात पर? नहीं, मैं एक जानकारी देना चाहता था कि जिस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, उसी रात पुलिस महानिदेशक उनसे मिलने गए थे और उन्होंने पत्रकारों को ये बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने जो बरेली वाली घटना है पोस्टर वाली जी, उस पे काफी संज्ञान लिया और वो उनकी जानकारी में था और उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि भाई इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये एक संतोष की बात है कि मुख्यमंत्री जी को उसकी जानकारी थी और उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। और सर उसके बाद अरेस्टिंग नहीं हुई, आप ये देखिए, कोई जश्न कि मुख्यमंत्री की जानकारी में होने के बाद अरेस्टिंग नहीं हुई। गोस्वामी जी तो उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, खारिज करो तो कोई अफवाह अब आप किसको मानिएगा? एक सेकंड वकार साहब, लेकिन नहीं, एक arresting और होना बात चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, पुलिस महकमे में डीजीपी ने कोई प्रेस से बात नहीं की है, ये बात डीजीपी ने प्रेस से नहीं बात की है। हम लोगों को बताया भाई, आप लोग को बताया होगा डीजीपी ने प्रेस से कोई इस तरह बात नहीं अरे की कि गोस्वामी जी, मुख्यमंत्री सुन जी तो ने कहा लीजिए। है। आपकी कब पर्सनल बात हो गई? ठीक है, गोस्वामी आप जी। सीनियर पत्रकार हैं, आप बताते हो कि आपसे बात की है। पर्सनल नहीं हुआ, अखबारों में छपा है, सभी से बात की उन्होंने। ठीक है, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो कानून व्यवस्था पे उन्होंने बुलाया, कानून व्यवस्था में अगर कोई समस्या अगर उत्तर प्रदेश में आ तो उन्होंने डीजीपी को बताया, तो अच्छी बात है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि संतोष की बात है, हम अच्छी बात बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कदम उठाया। दूसरी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पिछली सरकार में कानून व्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या थी औरों में कि जो विधायक है या सांसद है वो अपनी जान पहचान या अपनी बिरादरी के थानेदार एसओ एसडीएम ले जाते हैं और उससे वहां पक्षपात होता है। अगर अभी जो आगे ट्रांसफर पोस्टिंग होगा डीएम और एसपी और सीओ थानेदार, उसमें ये पता चलेगा। लेकिन आज एक बहुत चिंताजनक ट्वीट एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने एक ट्वीट किया है कि साहब एक जाति विशेष के जो अफसर हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है या लाइन में भेजा जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। गोस्वामी जी आप इस पर जवाब दीजिए, ये क्या विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है क्या? बहुत सीनियर रिपोर्टर, मैं इन पे कतई कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनको बहुत दिन से मैं सुनते सर, अगर कहीं से भी सवाल उठ रहे हैं तो उस पर जवाब की जिम्मेदारी तो बनती है आप लोगों की ना सर। अब तो सरकार में उनकी क्या सोच रही, कैसी सोच है, किस लेवल की वो उन्होंने बात किया है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो खुद इस तरीके किस मानसिकता के वो अधिकारी हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके कहने से या उनके चाहने से थोड़े हो जाएगा अधिकारी के किसी को डिमोलाइज किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो कानून व्यवस्था के रूप में काम करेंगे। ऐसा नहीं कोई जात धर्म के नाम पर जो ये लोग करते चले आ रहे हैं, ये बीजेपी कतई नहीं करने जा रही है। ये सभी धर्मों की रक्षा करेगी, सभी जात की रक्षा करेगी। कोई जात देखकर कोई इंस्पेक्टर आप रक्षा मत कीजिए, डीआईजी पोस्टिंग आप
अपना रक्षा प्लान अपने पास रखिए, खाली आप दहशत ना फैलाइए, आप मारकाट ना फैलाइए, आप दंगे ना फैलाइए, आप रक्षा नहीं चलिए कीजिए, ठीक है, इस पर हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास ही आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे कि संभावनाएं तमाम जगहों पर हैं काम करने की, और प्राथमिकताएं क्या कुछ होनी चाहिए और रास्ता किस तरह से अख्तियार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार का सबसे पहले किन बातों पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे योगी जी ने मंत्रिमंडल बना लिया, अब उनको अपने ऑफिसर्स की टीम बनानी होगी। जब ऑफिसर्स की टीम आ जाएगी तभी वो जो भी आगे करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सारे अधिकारी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको क्या दायित्व मिलेगा, उसके बाद ही वो काम करना शुरू करेंगे। और जो सबसे पहली बड़ी चुनौती है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो सीमांत किसानों के यानी छोटे किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे, लघु सीमांत के, तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अब 4 दिन हो गए, जब भी 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक होती है तो लोग ये उम्मीद करेंगे कि उसके बारे में कोई निर्णय हो। हालांकि अगर वो फैसला बजट में आए तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब उसके लिए वित्तीय प्रबंध, क्योंकि कोई कह रहा है कि 27,000 करोड़ का बर्डन आएगा, कोई कह रहा है 37,000 करोड़ का, मतलब एक बड़ा बर्डन आएगा। उससे ज्यादा बड़ी बात है कि अभी दिल्ली में धरना दे रहे हैं तमिलनाडु के किसान, वहां जो फसलें खराब हो गई। उत्तर प्रदेश में जो भी निर्णय लिया जाएगा कर्जे माफी के बारे में, उसका असर देश के और भागों में पड़ेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी तमाम कई राज्यों में वो सत्ताधारी पार्टी है, तो इसलिए उनको वहां के बारे में भी सोचना होगा। अगर यहाँ करते हैं तो महाराष्ट्र में उनको सोचना पड़ेगा, उनको उत्तराखंड में सोचना पड़ेगा, मतलब जो भी उनके मध्य प्रदेश में सोचना, राजस्थान में सोचना पड़ेगा, गुजरात में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं दलित और ये जो पटेल समुदाय के लड़कों के, तो हर जगह ये मांग उठेगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला ट्रिकी और क्रूशियल डिसीजन यही है कि उसको वो किस रूप में लाते हैं। ठीक है डॉक्टर हिलाल नकवी, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे, खासतौर पर जिक्र यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर ही हो रहा था, दंगों का जिक्र हुआ। लोकसभा में अपने संबोधन में आदित्यनाथ योगी ने जिक्र भी किया था कुछ साल पहले का कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 500 जगह इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है, लेकिन पूर्वांचल खासतौर पर गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में क्यों नहीं होती। इसको लेकर कहा, यह भी कोई इंडिकेशन था क्या? अक्षय जी देखिए, पहली बात यह है कि एक बात बड़ी स्पष्ट सी है कि अभी से इस जो सरकार है जिसका भी पूरी तरह से गठन नहीं हुआ है, जिसने काम करना नहीं शुरू किया है, उसके पर मूल्यांकन करना जो है वो सरकार के साथ इंसाफ नहीं है। हम जो है एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है, जो ये सरकार है वो एक प्रजातंत्र से निकल करके आई है और निश्चित रूप से वो जनता के लिए काम करने के लिए ही जनता ने उसको चुना है। अभी उन्होंने काम करना नहीं शुरू किया है और अगर उसके ऊपर हम प्रहार करना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप में ना तो स्वस्थ राजनीति होगी और ना ही वो हमारे देश की जनता के साथ न्याय होगा। ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वो काम जो नहीं होने चाहिए थे, जिसका कि ना तो सरकार ने वादा किया था और ना ही उसका कोई औचित्य बनता है, उसके ऊपर सरकार को तुरंत लगाम लगानी चाहिए। हमने इससे पहले भी इस बात को कहा था कि अति उत्साहित ब्यूरोक्रेसी जो है उसको रोके, क्योंकि वो बहुत सी जगहों के ऊपर नाजायज काम कर रही है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस पे सरकार के निर्देश नहीं होंगे, निश्चित रूप से नहीं होंगे, लेकिन सरकार को कानून व्यवस्था के लिए इस बात से हम पूरी तरह सहमत है कि कानून व्यवस्था के लिए हम 6 महीने की बात 6 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। और अगर कानून व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी बिगाड़ रही है तो उससे भी होशियार रहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इनका नाम ही खराब कर रहे हो, जिससे कि जनता में एक खराब मैसेज जा रहा हो। ये तो एक और महत्वपूर्ण बात हो गई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कि दंगों का सवाल उठता है, तो हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि कोई एक वर्ग विशेष जो है वो इससे दहशत में है। नहीं, कोई वर्ग विशेष इससे दहशत में नहीं है। हिंदुस्तान का हर शांति प्रिय व्यक्ति जो है वो इससे दहशत में है। देखिए, अगर कभी भी दंगे होते हैं, दंगों की कोई भी मार होती है, उसकी ज्वाला भड़कती है, तो उसके अंदर पूरे प्रदेश का, पूरे देश के लोग जो है प्रभावित होते हैं। उसमें यह नहीं होता है कि एक वर्ग विशेष के ही लोग प्रभावित होंगे।
कम और ज्यादा की बात निश्चित रूप से होती है कि कोई एक वर्ग जो है वो ज्यादा प्रभावित होता है, कोई एक वर्ग जो है वो कम प्रभावित होता है, वो भी तब जबकि सरकारी मशीनरी जो है इस दंगे के अंदर शामिल हो जाती है। तो वो एक अलग बात है। जो हुआ नहीं है, जिसके बारे में किसी तरह की कोई वो नहीं है, तो उसके ऊपर अभी से हम चर्चा करके एक बिला वजह जनता के अंदर भय का वातावरण पैदा करें, वो भी अपने आप में स्वस्थ राजनीति नहीं होती है। इसलिए उस पर भी हम बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये मान करके चलते हैं कि ये राज्य की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है, और निश्चित रूप से जब कानून व्यवस्था बना के रखेंगे तो शांति प्रिय नागरिक जो है वो खुश होंगे। उनको परेशान करने वाला काम ना किया जाए, जैसे कि इस वक्त दो काम चल रहे हैं। एक जो रोमियो के नाम के ऊपर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो चिंताजनक बात है। और दूसरा, जो सरकार ने वादा किया था कि यंत्रीकृत जितने भी बूचड़खाने उनको बंद किया जाएगा, उसकी आड़ में सारे बूचड़खानों के ऊपर बुलडोजर चला देने का जो कार्य किया जा रहा है, वो भी एक सरकार को नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सरकार नहीं कर रही होगी, ये अफसरशाही कर रही है। तो हमारी आपके चैनल से पहले भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील है कि उसको देखें, उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले, अन्यथा स्थितियां बिगड़ेंगी। ठीक है आसिम बकार, जो ब्यूरोक्रेसी का बार बार बीच में जिक्र आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अपने पद से भ्रमित है और इसी वजह से इस तरह की जो क्रियाकलापों की बात कही जा रही है वो इस तरह के काम कर रही है। इसको बढ़ावा देने का काम किसने किया है सर? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है उसका अपना एक तरीका है काम करने का। उनको पता है सरकारें आती जाती रहेंगी, मंत्री बदलते रहेंगे, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए आएगा, अगली बार नया आ जाएगा, लेकिन उनको ये बहुत यकीन से पता है कि वो रिटायर होने के बाद ही जाएंगे। और आप उनके खिलाफ बहुत अगर हो जाएंगे तो वो डेपुटेशन पर केंद्र सरकार चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही विल पावर वाला आदमी चाहिए है, और इनसे काम लेने के लिए एक बहुत सख्त आदमी को बैठना होगा। बूचड़ खाने की बात ये कर रहे हैं, हिलाल भाई को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज लखनऊ में कसाईयों का एक इलाका है बल्लौजपुरा, आज सब दुकानें बंद किए हैं वो लोग। लेकिन यकीन से बता रहा हूं, कई जगह तो प्रूफ कर दूंगा कि जो उनका ऐशबाग में जो उनका स्लाटर हाउस चल रहा था, जो बरसों से चल रहा था, उसको बंद करने की तैयारी अखिलेश जी ने की थी। तो उनको पता ही नहीं है लोगों को कि कौन बंद कर रहा था और कौन खोल रहा था। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अधिकारी लोगों को, मंत्रियों को खुश करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए, नहीं तो ये परंपरा, हम यही तो सवाल उठा रहे हैं कि ये परंपरा की शुरुआत किसने की? अधिकारी तो सरकार के अधीन होते हैं ना सर, सरकार किसी की भी हो। नहीं, फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि एक बहुत सख्त आदमी चाहिए। अब जब किसी आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को अंकल कहा जाएगा और मुख्यमंत्री उसको देखकर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाएगा, देखिए सत्ता में प्रोटोकॉल होता है कि राज्य मंत्री का क्या प्रोटोकॉल है, कैबिनेट मंत्री का क्या प्रोटोकॉल है, केंद्र के मंत्री का क्या प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का क्या प्रोटोकॉल है, कौन सा अधिकारी सामने खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, कौन कैप उतार के बगल में दबा लेगा, कौन सैल्यूट कस के मारेगा, कौन पैर पटकेगा। सर इतना प्रोटोकॉल फॉलो कराएंगे लेकिन जब तो काम तो ना हो पाएगा कम से कम। सर सुन लीजिए, नहीं मैं फॉलो नहीं करा रहा हूं सर, ये हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है, मैं कौन होता हूं फॉलो कराने वाला। लेकिन जब मुख्यमंत्री अधिकारियों को अंकल कहकर खुद कुर्सी छोड़ देंगे और खड़े हो जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा लिए कि हम उन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बात कर रहे हैं। ठीक है जैन साहब जवाब दे दीजिए, बकार साहब का इशारा आपकी तरफ है। नजरें बदल लेते हैं, नजरें बदल लेते हैं, उनको जब अंकल कहा जाएगा तो क्या होगा? अच्छा जी देखिए, ये जितना भी पैनल बैठा हुआ है, वो चाहे हिलाल जी हो, चाहे आदरणीय त्रिपाठी जी हो, चाहे हिलाल जी हो, चाहे गोस्वामी जी हो, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी पे जो चर्चा हो रही है, ब्यूरोक्रेसी पे सबने एक सवाल उठाया कि ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं, और ब्यूरोक्रेसी अपने लाभ के लिए कि कैसे नंबर बढ़े इसमें लगी रहती है। तो आप लोग नंबर बढ़ाने का मौका क्यों देते हैं जैन साहब? इसमें भी तो सवाल आप ही लोगों पर खड़ा होता है। देखिए नहीं अच्छा जी, देखिए आज जो चर्चा हो रही है अलग हो रही है उससे, कि जो सरकार चूंकि बनी है, जो बातें हो रही है कि आज उत्साह में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के लोग काम कर रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाए, हमको अच्छा विभाग मिल जाए, अच्छी पोस्टिंग हमको मिल जाए। 2012 में भी ऐसा हुआ था क्या जैन साहब? इन 2012 में भी ऐसा हुआ था क्या जब नई सरकार बनी थी? अधिकारियों से मे भी पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा जी, जब आप लोगों ने इसी हिसाब से प्रमोट किया था क्या? क्यों नहीं हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता है? इसी आधार बिल्कुल पर फिर- अधिकारियों का लेकिन चयन जो हुआ था। वर्तमान की जो नई सरकार है, अच्छा जी, जो नई सरकार है उसको चैतन्य रहना होगा। और जैसा कि हिलाल भाई ने कहा कि बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत है, तो चैतन्य रहना हो, कहीं चापलूसी के चक्कर में गलत आदमी गलत जगह पे ना बैठ जाए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पे जिसपे सवाल उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष, कहीं ऐसा ना हो। हिलाल भाई, ये तो सवाल उठाते चलिए, ये थे, तो law and स्वीकार order किया बेहतर केसी से जैन बेहतर साहब होने ने के कि बाद कहीं कोई गलत कहीं उल्टा ना हो आदमी जाए, गलत जगह पर आसीन उल्टा ना हो जाए। जाए, law and जो order- दुरुपयोग करना शुरू कर law and दे। order पे बेवजह सवाल जो जैन उठाते साहब ने तो रहे, अपनी सरकार को ऐसा ना कटघरे हो में कि खड़ा कर भारतीय दिया, जनता पूर्व पार्टी की। की सरकार में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, दिखाई दे। ठीक है, अक्षय, अपना सवाल फिर से पूछ लीजिएगा सर, आप एक बार। जैन साहब ने ये तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं और ऐसे लोगों को ऐसी जगह मिल भी जाती हैं, उनकी मन चाहिए। नहीं अक्षय जी, एक चीज और भी है, एक चीज देखिए अक्षय, इसमें एक बात बखार साहब, बस हम 2 मिनट लेंगे। आसिम बकार, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, वो सारे सवाल का जवाब आप ही देंगे, तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे यहाँ बैठ करके? जी, कीमत लगा के कुर्सियां अलॉट की जाती है और सोर्स के ऊपर कुर्सियां अलॉट की जाती हैं, तो फिर आदमी सुनता नहीं है। उसको पता होता है मैं तो साहब कीमत देके आया हूँ, मैं तो साहब उनके सोर्स से आया हूँ, मैं क्यों दबूंगा किसी से, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो इसमें ये भी थोड़ा सा लगाम लगाने वाली बात है। जी अक्षय, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, हम अगर एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि हर 5 साल के बाद हम जनता के पास जाते हैं, जनता हमारे 5 साल का मूल्यांकन करती है और उसके बाद में फिर वो अपना मतदान करती है। तो अगर 5 साल में कार्य सही किए होते किसी ने, तो निश्चित रूप से जनता उसको रिजेक्ट नहीं करती। तो अगर जनता ने किसी को रिजेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है उससे, उसके कार्यों से वो संतुष्ट नहीं थी। अब अगर हम उसको हमेशा नई सरकार को देते रहेंगे और वो उसको रस्सी बना लेगी, साहब आपके टाइम पे ये हुआ था, आपके टाइम पे ये हुआ था, अरे हमारे टाइम पे अगर ये हुआ था या जिस राजनीतिक दल के टाइम पे ये हुआ था, जनता ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आप जो है वो अगर चीजों को बराबर कंपेयर करेंगे कि आने वाली सरकार में क्या होगा और पिछली सरकार में क्या हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस सरकार को हम भागने का, जाने का रास्ता दे देते हैं। उनके लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि बजाय इसके कि जो उनसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे, वो बताते पिछली सरकारों में क्या होता रहा है। अगर पिछली सरकारों में अच्छा होता रहा होता तो आप वहां ना बैठे होते। अगर जनता ने आपको वहां भेजा है तो आपसे कुछ वो अलग उम्मीद रखते हैं। तो इस वजह से ये कहना है कि 2012 में क्या हुआ है, 2007 में क्या हुआ है, वो जायज बात नहीं है। सही बात यह है कि जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं जनता को प्रताड़ित हो रही है, वो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। काफी लंबा अरसा हो गया है इस राजनीतिक जीवन में हमको भी, लेकिन इस तरह स्कूटर, मोटरसाइकिलें रोक रोक करके जिस तरह से उनकी चेकिंग की जा रही है, जिस तरह से पिता को, भाई को उनकी एक एक चीज पूछना, फोन कराना, ये गोस्वामी जी हमारी बात सुन लीजिए, आपके लिए फायदे की है। ये जो किया जा रहा है ये जायज नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को पहले इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा आवश्यक है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ गई, अगर कहीं के पर कोई हादसा घटित हो गया, तो निश्चित रूप से ये कोई बात नहीं होगी कि साहब हम मंत्रिमंडल बनवा रहे थे, हम मंत्री के विभाग बांट रहे थे, अगर कोई नुकसान हो गया तो वो लंबा नुकसान होगा। महत्वपूर्ण बात है, इसके पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, ये सही नहीं है। बीके गोस्वामी जी, कुछ जगहों से इस तरह की खबरें जरूर आई हैं कि जो आप लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार की है, वो कुछ जगह पर इस तरह की शिकायतें हैं कि आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, बेवजह की पूछताछ। तो इन सब से तो कम से कम बचने जाने की जरूरत कराई गई है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को उठा बैठी कराई गई है और चैनल्स में दिखाया गया है। जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और कानून व्यवस्था पे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जब इनका 14-15 साल का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त था। अब अगर नई सरकार आई है और एक पुलिस अधिकारी अपने घर पे सोते थे, अपने थाने पर सोते थे, तो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अगर ये रोड पर आकर के रात में गश्त करेंगे, दिन में ड्यूटी करेंगे, विद्यालय के सामने जो लड़कियां स्कूल से निकलती नहीं सर, अच्छी बात है गोस्वामी जी, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये ध्यान में तो रखना बेहद जरूरी है ना कि जो बेगुनाह है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो ना सर, ये भी तो सुनिश्चित करना होगा। मोटरसाइकिल से निकलते थे, छीटा कसी करते थे। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस सक्रिय हो रही है, थोड़ा जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है,
ऐसे भी लड़के हैं जो कॉलेज पढ़ने आते हैं और वो सिर्फ घूमते हैं। मैं भी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, मुझे मालूम है वो क्लास में न जाके बाहर घूमते हैं। अगर पुलिस उनको जांच कर रही है कि आप उनके गार्जियन को फोन के बुलाया जा रहा है कि आपका बच्चा क्यों रोड पर घूम रहा है, तो ये कौन सी गलत सर बात आपकी है? सभी चलिए बातें- ठीक है, अगर गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं इसका मतलब ऐसा ही होता रहेगा। समय दीजिए। जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ ऐसा ही होता रहेगा। आने वाले समय में कुछ परिवर्तन नहीं होना है और ये मुख्यमंत्री जी की मंशा से हो रहा ठीक है। है, हम इस गोस्वामी बात को माने नहीं रहे। गोस्वामी कोई जी। अब कोई बहस की जगह ही नहीं रह गई है। पता नहीं कितनी लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दी थी। सर गोस्वामी जी अपने माँ सुन बाप तो को लीजिए कहते सर, थे कि मैं स्कूल सुन तो नहीं लीजिए। जाऊंगी, स्कूल आप की मैं जो आपको जो भी रिकॉर्ड अभियान बता चला रहे रहा हैं, हूं, अभियान पर स्कूल सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो कुछ तो जांच पड़ताल होगा ही ना। अरे सर गोस्वामी जी सुन तो लीजिए, आप जो भी अभियान चला रहे हैं हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अगर सख्ती की जरूरत है वो होनी चाहिए, लेकिन ये तो सुनिश्चित होना चाहिए ना कि निर्दोष लोगों को परेशानी ना हो। ये जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की है ना सर। निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से जो है सत्यता उसकी जांच हो रही है, पूछताछ करना कोई पाप नहीं होता है। कोई अधिकारी अगर पूछ रहा है कि आप इतने समय बाहर ताले के सामने क्या कर रहे हो, रात में तुम कहाँ घूम रहे हो, तो ये कोई अनुचित नहीं है, ये न्यायोचित है। तो सर अब घूमने पर तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना कि आप सरकार की मर्जी से कि आप 9 से 10 घर से निकल सकते हैं, ये ठीक नहीं है ना। घूमने पर कोई रोक नहीं है, ये सर कहीं भी लोकतंत्र रोक है। नहीं है। लेकिन जब विद्यालय गोस्वामी जी, लोकतंत्र है। किसी को सड़क पर चलने से आप मना नहीं कर सकते हैं। उस समय है ना। देखिए बिल्कुल नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो जो थाने में गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें विवेचना नहीं हुई है, जिनमें गिरफ्तारियां नहीं हुई है ना, बिल्कुल उनको- सही बात उन पे फोकस करना चाहिए। आप बाजार में रास्ते में जो आदमी जा रहा है उसको रोक के करने का कोई ये मतलब नहीं। शोबाजी हाँ, कर रहे हैं, शोपीस अगर बना कोई रहे हैं। शिकायत आती है, आज 1090 है, 100 है, अगर कोई शिकायत जहाँ स्पेसिफिक आती है वहाँ जरूर पुलिस को जाना चाहिए, लेकिन फोकस करना चाहिए जो गंभीर अपराध है, जो फरार है, जो लोग हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, पेशेवर क्राइम कर रहे हैं, नहीं, इसका तो वादा भी किया था, कार्रवाई होनी चाहिए। इसका तो वादा भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया था कि 45 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जितने नहीं भी रहेंगे। गुंडे अपराधी हैं, गोस्वामी जी, जितने भी गुंडे अपराधी हैं 45 दिनों के अंदर सीखचों के पीछे होंगे। लिस्ट तैयार की क्या आप लोगों ने, बिल्कुल, बिल्कुल। या या गायत्री कोई प्रसाद उत्तर प्रदेश से प्रजापति की बाहर गिरफ्तारी होंगे, के बाद या ठंडे हो गए? नहीं ठंडे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, या तो जेल में होंगे, या अपने में सुधार करेंगे, या ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी। गुंडा राज नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें चल रही हैं, कहीं गुंडा राज नहीं चल रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार आई है, इसमें ऐसे ऐसे सीनियर मिनिस्टर आए हैं जिनके ऊपर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। पढ़े लिखे योग्य लोग आए हैं। जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र की घोषणा जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश में लागू होगा। कानून व्यवस्था ठीक होगा। गुंडे जितने उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिनके अक्षय- ऊपर 15-15, 20-20 मुकदमे हैं। ऐसे अक्षय जी, की जांच होगी। हाँ ठीक है मुकदमे हिलाल होंगे, भाई, उसकी जांच होगी। वो संक्षेप जेल से में थोड़ा रहेगा। अब ऐसे वक्त कितने की- मंत्री हैं? बस हम एक मिनट कोई ऐसा मंत्री नहीं ठीक है गोस्वामी अक्षय जी, ठीक है। अक्षय जी, हम बात करते हैं। एक मिनट जैन साहब, आप निपटी सी- जैन साहब एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए अक्षय जी, जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। वो जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कानून व्यवस्था जो है वो इकबाल से चलता है, डंडे से नहीं चलता है। और अगर पुलिस का इकबाल नहीं बुलंद है तो वो जो है वो लोगों पे डंडा चलाएंगे, उनको घर के अंदर रखेंगे। ये कानून व्यवस्था की नया उदाहरण जो है, ये नई परिभाषा जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी ने दी है और जनता को इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कानून व्यवस्था इकबाल से नहीं चलाएंगे, डंडे से चलाएंगे, डरा के 5 चलाएंगे, साल धमका के मूल्यांकन के लिए चलाएंगे, आप लोगों के लोगों को पास निकलने नहीं देंगे। ये नई सरकार कानून के पास व्यवस्था भी की और आम परिभाषा जनता के पास भी। है। निश्चित रूप से इसके कैसे जवाब कहता? जो है वो जैन साहब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे गोस्वामी जी को और उनकी पार्टी की सरकार को? देखिए अक्षय जी कि जो चीज रामदत्त त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं मतलब खुले मन से प्रशंसा करता हूँ और तारीफ करता हूँ कि जो थाने में मुकदमे जो दर्ज हैं पहले से और जिनमें विवेचना ढीली पड़ी हुई है, 307 के मुलजिम जो बाहर घूम रहे हैं या और जो मुलजिमान है इस तरीके के, उस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए कि उसमें जल्दी से जल्दी चार्जशिट दाखिल होकर के गिरफ्तार कर दिया जाए। हमने गायत्री चलिए कम से कम ठीक है सर, सुन आप बहुत लीजिए। ज्यादा इजाजत मैं- नहीं दे रहा अरे, है। आप एक क्या त्रिपाठी बात जी कर रहे हैं? आपने तो त्रिपाठी आपको काम क्यों बोलना है? आप सुनना जानते नहीं है, जो बोलना है आपको काम। अरुण वर्मा को अरे ये भी ठीक है त्रिपाठी जी, ना करिए, कमेंट ना करिए, 30 सेकंड का ना वक्त आपके पास है। ठीक है सर, आप पद से बदतमीजी कर दीजिए, आप पद से बदतमीजी कर दीजिए। क्या बेवकूफी वाली ठीक है। बात करते हैं? अरे ठीक है मैंने जैन कहा ये साहब, होना जैन चाहिए। साहब अब ये वक्त होना से ज्यादा चाहिए इजाजत नहीं दे रहा है। मैंने कहा नहीं
हो रहा है? गुंडे- गुंडे आपको से- काम किस तरह बोलना है? जेल जा रहे हैं, अरे दूसरे को बोलने का अवसर देंगे आप बोलिए। क्यों शोर त्रिपाठी मचाते हैं जी, आप? अब इतना तो कम से कम स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था का हाल तो बेहाल है। पुरानी सरकारें भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और अधिकारियों पर नकेल भी कसनी चाहिए। अब क्या सुझाव देंगे योगी जी को? देखिए, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और सिर्फ एक ही चीज है, जो शपथ ली है कि हम श्रद्धा पूर्वक बिना भेदभाव बिना पक्षपात के न्याय करेंगे। योगी जी सबके साथ न्याय करें, यही सबसे बड़ी बात होगी। और पक्षपात न हो और अधिकारियों की तैनाती में बिल्कुल भाई भतीजावाद पैसा न चले, तो अपने आप प्रशासन ठीक चलने चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो नई नवेली सरकार है और नई सरकार के सामने चुनौतियां भी हजार हैं। इन चुनौतियों से किस तरीके से पार पाना है, हालांकि शपथ ग्रहण के बाद अब तीसरे दिन विभागों का जिम्मा भी सभी मंत्रियों को सौंप दिया गया है। अब क्या वो स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है, जिससे जो वादे किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो सूरत आखिर कब तक देखने को मिलेगी? और जो सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किया गया था, उस नारे को भी सरकार को अपने जेहन में रखना बेहद जरूरी होगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।